है, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, यहाँ से जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी डी टी हो जाता है। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से जो है देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की ये वैल्यू है। यदि x इज इक्वल टू 0 है या फिर 0 से छोटी है तो यहाँ पे फंक्शन की ये वैल्यू दे रही है। तो इसका मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ टी डी टी कर दीजिए या फिर एफ एक्स डी एक्स कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कर देते हैं यहाँ से 0 टू x, और यहाँ पे x क्या है, x ग्रेटर देन 0, मतलब वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को डिफाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, जब माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। जब यहाँ पे 0 है तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, पहला वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी 0 से बड़ी, और यहाँ पे x, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 इंटीग्रेशन 0 टू x 3 e की पावर माइनस 3x, और यहाँ से आपका dx, सब जगह x x है तो चलिए यहाँ पे t कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 e की पावर माइनस 3t, और माइनस 3t का डिवाइड में जाएगा माइनस का 3, लिमिट आपकी 0 टू x जाएगी, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3x माइनस e की पावर 0 वैल्यू 1। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू 0 और x के बीच में है। ठीक है, 0 या फिर 0 से बड़ी, तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, एफ एक्स, ये वाला फंक्शन डिफाइंड करना है। चलिए, जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख दें तो ये फंक्शन क्या देगा, जब x इज इक्वल टू 0 e की पावर 0 वैल्यू 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एफ एक्स में क्या हो रही है, 0। कब, जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे भी 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है देखना है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 पे, तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पे यदि हम x इज इक्वल टू 1 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन देखिए, x इज इक्वल टू 0 पे ये है, ठीक है, वैल्यू 0 दे रही है, और यहाँ पे अदरवाइज ये दे रही है आपकी वैल्यू 1 माइनस e की पावर माइनस 3x। ठीक है, 1 माइनस e की पावर माइनस 3x, और यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में ये है आपका 1 प्लस e की पावर माइनस 3x, तो बी ऑप्शन जो है आपका डिस्कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे जो है यदि x को आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या वैल्यू देगा, क्या है, यदि आप x को ग्रेटर देन 0 बोलता है तब इसकी वैल्यू 0 है। यदि यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 ले लें कंडीशन, तो यहाँ से जो है 1 माइनस e की पावर माइनस 3 हो जाएगा, और क्या ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल आएगी, नहीं आएगी। मतलब यहाँ से कहता है कि जब x की ग्रेटर देन 0 से वैल्यू लेंगे तब भी आपके फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे तो नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। फाइनली आपका जो सी है ये मैच करेगा, क्योंकि जब आपकी x की ग्रेटर देन 0 वैल्यू देंगे तो ये चीज़ें मिलती रहेंगी, जब यहाँ से 0 से छोटी वैल्यू देंगे तो यहाँ से आपका फंक्शन जो है 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है ये आपका जो है ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से जब आपका एफ एक्स दिया जाता है तो यहाँ से जो है इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी करके उसको जो है 2 टाइम ब्रेक करके, जिस पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ये है, अदरवाइज ये है। तो इस तरीके से इसको जब आप करेंगे तो ये आपका जो है मिल जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। 0 है फंक्शन की वैल्यू जब x लेस देन 2 है, फंक्शन की वैल्यू 3 प्लस 2x अपॉन 18 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 4 है।
फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x ग्रेटर देन 4 है। देन प्रोबेबिलिटी दैट x विल लाई बिटवीन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 इज, जब यहाँ पे आपके x के वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 2 से 3 के बीच, मतलब ये वाला फंक्शन आपका लिया जाएगा। तो यहाँ से जस्ट आप क्या कर दीजिए, इस वाले फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो ये है 2 और 3 के बीच में, तो इसको क्या कर दीजिए 2 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइंड करेगी, ठीक है, इस इंटरवल में, ठीक है। इंटरवल की लिमिट यहाँ पे दे रखी है 2 to 3, तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2 to 3 और ये आपका हो जाएगा 3 + 2x अपॉन 18 इंटू dx, ठीक है। इसको जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 18 इंटू x प्लस 2x का करेंगे x² 2 और 18 तो रहेगा ही रहेगा। लिमिट चलेगी 2 to 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 अपॉन 18 और ये 3 - 2 वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/18 2 जा 4 2 जा सॉरी 3 3 जा 9 3 जा 27 - 4 23, ठीक है। और यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा 26 अपॉन ठीक है 2 से कैंसल आउट कीजिए, 2 9 जा 18 और 2 कैंसल आउट तो हो गया, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। क्या 3 + 2x डिवाइडेड बाई 18 और इसको इंटीग्रेट करेंगे कुछ नहीं है तो x हो जाएगा, x का करेंगे x² 2 हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2 रहेगी, यही दिक्कत हो रही है। 9 - 4 तो ये हो जाएगा 5 और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 अपॉन 18 2 4 जा 8 2 9 जा 18 आपको वैल्यू 4/9 मिलेगी। ये आपका बी जो है ट्रू हो जाएगा, बाकी जो भी ऑप्शन है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बतानी है प्रोबेबिलिटी कब, जब ये पॉइंट जो x है ये आपका बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, मतलब इसकी लिमिट 2 to 3 लेकर के फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी जब आपका कॉन्टिन्यूअस PDF दिया गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है। ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, मतलब 1 से 3 पे आप नहीं जा सकते। A2 A1, फिर जैसे मैट्रिक्स में आप 1 1 A1 1 A1 2 मतलब पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या होता है कि यहाँ पे A1 से A1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि कितना जो है प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे दे दिया गया है, मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है तो यहाँ से पहले ये क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 जगह पे जाना है, इसको प्लेस मान सकते हैं आप। A1 कोई प्लेस है, A2 कोई दूसरा प्लेस है, A3 कोई तीसरा प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो है A1 से A1 पे क्या जाने के लिए पाथ है, रास्ता है, यस, A1 से A1 पे हम जा सकते हैं। तो इसको बनाएंगे A1, इसको बनाएंगे A2 और इसको बनाएंगे A3, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रो में भी इस तरीके से लिखेंगे, इसी बात को कॉलम में भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा 1 से 1 पे मीन्स A1 से A1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी पाथ, रास्ता, ठीक है, तो जो कि है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। ओके, अब 1 से 2 पे जाने के लिए क्या कोई पाथ है, हाँ पाथ है, जब पाथ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2 है, ठीक है। फिर 1 से 3 पे मतलब A1 जगह से A3 पे जाना है, तो क्या इसके लिए कोई पाथ है, यस,
यहाँ पे जो है डायरेक्ट नहीं पाथ है, क्या है, डायरेक्ट हम नहीं A1 से A3 पे जा सकते, तो नहीं जा सकते, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी डायरेक्ट की बात की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए A2 से A2 पे जाने का पाथ है जो कि 1/2 है। ठीक है, A2 से A1 पे आने का कोई पाथ है नहीं, मतलब ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब A1 से A2 पे आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एरो बताएगा कि कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ आप नहीं जा सकते। ठीक है, A2 से A1 पे प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर यहाँ पे A2 से लेकर के A3 पे क्या कोई पाथ है, यस, A2 से A3 पे ये वाला नीचे वाला पाथ रहा और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 1/2 दे दी गई है। ओके, फिर यहाँ पे जो है A3 में आ जाते हैं। A3 से A1 पे जाने के लिए क्या कोई पाथ है, कोई रास्ता है, यस, A3 से A1 पे जाने के लिए इस रास्ते से हम जाएंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। A3 से A2 सिमिलरली देख लेते हैं, A3 से A2 ये ऊपर वाला पाथ जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/4। ओके, A3 से A3 पे क्या जाने का कोई पाथ है, यस, लूप है, मतलब जा सकते हैं, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। अब मैच करवा लीजिए कि कौन सी मैट्रिक्स आपकी मैच कर रही है। 1/2 1/2 0, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे और इस तरीके से यदि मैट्रिक्स दे रखी है तो ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि A1 से A1 पे जाने के लिए ये है, इस तरीके से इसका रिवर्स भी आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऐसा है जो कि प्रोबेबिलिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब कोई वेक्टर प्रोबेबिलिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका हर एक टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या है, सॉरी, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वो जो 0 भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी उस पर ना मिले। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ईच वेक्टर यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, 0 या फिर 0 से पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि ईच कंपोनेंट का जो सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यदि हम इसको बात करें तो ये मान लीजिए कि π0 है, π1 है और ये π2 है, π3 है और π4 है। ठीक है, इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी वेक्टर है। तो प्रोबेबिलिटी वेक्टर है तो ये π0 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली π1 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। p2 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। p3 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली p4 भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब हम इनका सम करें π0 प्लस π1 प्लस π2 प्लस π3 प्लस π4 तो ये जो सम है इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। यदि ऐसा कोई वेक्टर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी वेक्टर के कंडीशन में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए माइनस का 1/4 है, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाली तो कंडीशन, एक कंडीशन फेल तो टोटल फेल। ठीक है, तो ये आपका डिस्कार्ड कर देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या इनका सम जो है 1 के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसको भी कर दीजिए डिस्कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, चलिए इसको सम करते हैं। नॉन नेगेटिव तो है, क्या इसका सम 1 आता है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5/2 प्लस 0 को तो 0 मिल जाएगा और 8/3 और ये हो जाएगा प्लस 1/6 प्लस 1/6 वैल्यू 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, 8 1 9/3, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 9/3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 5 11/2, ये तो 1 के इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ये भी डिस्कार्ड हो गया, तो इसको भी आपने डिस्कार्ड कर दिया। एक ही ऑप्शन बचा तो आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं, अदरवाइज देख लीजिए कैसे।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 0 प्लस 1/4, सम आना चाहिए 1। तो यहाँ से ले लीजिए 12 एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 0, तो 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0/1 है तो 1 12 जा 12 इंटू 0 करेंगे तो 0। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, 6 1 7 8 9 10 11 12, 12/12, तो ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और वैल्यू आपको 1 दे देगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में कहता है व्हिच मैट्रिक्स इज स्टोचस्टिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी भी दिया गया है, ऑप्शन सी भी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें स्टोचस्टिक मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या है दूसरी बात, यहाँ पे इसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। और ये आपके प्रोबेबिलिटी की भी कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी आपका नेगेटिव या 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब या तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी Pij ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये पहली बात क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये डाल दी गई है कि ईच रो का जो सम है, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों मतलब R1 का जो सम है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, मतलब 1/2 प्लस 1/2 ये 1 आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि तीसरी कंडीशन यहाँ पे एवरी रो का सम 1 होना चाहिए। सम ऑफ एवरी रो इज 1। अब यहाँ पे हर एक रो का सम 1। अगर ये कोई मैट्रिक्स 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये स्टोचस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरी यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हिच मैट्रिक्स इज डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो है स्टोचस्टिक मैट्रिक्स के साथ एक कंडीशन और दे जाए, चौथी कंडीशन सम ऑफ ईच रो का तो है ही 1, सम ऑफ एवरी कॉलम इज आल्सो 1। अगर ऐसा होता है तो वो मैट्रिक्स आपकी डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं, डिस्कार्ड हो गया। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी आपकी है। बट यहाँ पे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी जो दी गई है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बट ये यहाँ पे एक जो है नेगेटिव हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हर एक रो का सम 1 होना चाहिए, क्योंकि स्टोचस्टिक मैट्रिक्स की बात की जा रही है। 0 + 1 1 तो हो जाएगा, बट 1/2 + 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा और ये आपका ट्रू हो जाएगा। और यदि इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपकी डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हर एक सम का रो का सम 1 आ रहा है, एज वेल एज एवरी कॉलम का भी सम 1 दे रहा है। तो ये डबल स्टोचस्टिक मैट्रिक्स यदि पूछता तब भी ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्टोचस्टिक मैट्रिक्स पूछा है, तो यही आपका बी जो है ट्रू हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर टी ऑफ पी। इसका जो है यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मीन्स आपको पाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से 3 है तो यहाँ से हम पाई को ले लेते हैं इस तरीके से। कैसे, π0, π1 और π2। ठीक है, 3 ले लिया हमने। अब यहाँ पे पहली कंडीशन ये हो जाएगी, सॉरी पहली कंडीशन ये नहीं बनेगी। यहाँ पे जो है जब इसको फाइंड आउट करना होता है तो ये हो जाता है पाई × p करने पे आपको पाई मिलना चाहिए। और जो दूसरी बात ये है,
दूसरी कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे आपका पाई होगा इनका सम जो है 1 के इक्वल आना चाहिए। पाई नोट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 इज इक्वल टू 1। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन यदि है तो यहाँ से आपका वो प्रोबेबिलिटी वेक्टर बन जाएगा। आपकी मर्जी है, इनमें से किसी को उठाइए, p से मल्टीप्लाई करिए, ये वेक्टर आपको मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप जो है हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन इजी है, आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। फिलहाल हम जो इसका ओरिजिनल मेथड है उस पर आपसे डिटेल में बात कर लेते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं पाई नोट, पाई 1 और ये पाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का फॉर्म दे देते हैं और यहाँ पे p जो है ये मैट्रिक्स है, क्या है 0 है, 1/2 है, 3/4 है, 1/2 है और 1/4 है, एज इट इज 0 है, ठीक है। ये आपकी जो है 1×3 की मैट्रिक्स है और ये आपकी जो है क्या हो गया, ये देखिए पहले तो इसको रफ कर देते हैं, क्या है पहले इसको रफ कर देते हैं फिर देखते हैं। पेज इक्वल्स टू ये दिया गया है, ये सब कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये है कि जो यहाँ पे आपका फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर है इसको जब आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पाई आना चाहिए। तो यहाँ से 3 इक्वेशन मिलेगी और यहाँ से दूसरी जो कंडीशन है पाई नोट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 की वैल्यू आपको 1 मिलनी चाहिए। इन दो का यूज करके जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपका जो है 3×3 का होना चाहिए ना मैट्रिक्स, ये गलत लिख दिया गया है, 0 1 0। अब ठीक है, अब यहाँ पे लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए और इसको हम कर देते हैं पाई। पाई का मतलब पाई नोट, पाई 1 और पाई 2, ठीक है, ओके। अब ये हो गई 1×3 की मैट्रिक्स, ये हो गई आपकी 3×3 की मैट्रिक्स और ये क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू पाई, मतलब ये जो है पाई नोट, पाई 1, पाई 2 ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई नोट, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए तो ये आपका हो जाएगा 3/4 पाई नोट प्लस 1/2 पाई 1 प्लस 1 इंटू पाई 2। वैल्यू आपकी राइट साइड में क्या है पाई 1 के इक्वल होगी, तो ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन, इसको इसके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए जिस तरीके से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1/4 पाई नोट प्लस यहाँ पे सब 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी पाई 2 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये कंडीशन भी है, मतलब यदि यहाँ पे हम किसकी वैल्यू देखें पाई 2 की वैल्यू देखें तो क्या आएगी, पाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस पाई नोट माइनस पाई 1, ठीक है। ये वैल्यू आप किसी के अंदर भी रख दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा और ये हो जाएगा 1/4 पाई नोट इज इक्वल टू पाई 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस पाई नोट माइनस का पाई 1, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 इंटू पाई नोट प्लस पाई 1 इज इक्वल टू 1। 4 1 जा 4 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ये 5 है, ये 4 है और ये राइट साइड में भी आपका मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक इक्वेशन। यहाँ से देखिए पाई 1 और पाई नोट बट पाई 2 नहीं है, ठीक है। पाई नोट पाई 1 तो है। चलिए यहाँ से यदि हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई नोट माइनस पाई 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ये मिलेगा। अब दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ से किसी न किसी की वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू पाई नोट प्लस 4 इंटू पाई 1 इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में 2 जा 4 इंटू पाई नोट माइनस 4 इंटू पाई 1 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐड कर दीजिए, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 5 4 9, 9 इंटू पाई नोट इज इक्वल्स टू 4 और पाई नोट की वैल्यू आपको 4/9 मिल जाएगी। क्या है 4/9 मिल जाएगी। कैसे 9 कैसे हो जाएगी, ठीक तो है। ये देखिए 4 2 जा 8 होगा कि 4 होगा, 8 5 13, तो यहाँ से जो है 4/13 हो जाएगा। ये आपका पाई नोट की वैल्यू मिल जाएगी। पाई नोट की वैल्यू मिल गई है, किसी एक इक्वेशन में डालिए, यहाँ से आपको पाई 1 की वैल्यू मिल जाएगी। 1 की वैल्यू मिलते ही यहाँ पे डालिए, पाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से हो जाएगा 2 4 जा 8/13 इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई 1। पाई 1 की वैल्यू आपको 8/13 मिल जाएगी। पाई नोट पाई 1 हो गया और यहाँ से पाई 2 में वैल्यू रखेंगे 1 माइनस पाई नोट की वैल्यू 4/13 माइनस पाई 1 की वैल्यू 8/13। ठीक है, तो यहाँ से 13 माइनस 12/13, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/13। और यहाँ से आपका पाई नोट पाई 1 पाई 2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे यदि हम लिख दें पाई नोट की वैल्यू 4/3, आपकी मर्जी है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। पाई 1 की वैल्यू आपको 8/13। ठीक है, बारी बारी से ऑप्शन को लीजिए, सेटिस्फाई कीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पाई 2 की वैल्यू आपको मिल रही है 1/13। ठीक है, तो ये आपका जो है फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पे 4/13 है, ये रहा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6/13 हो गया, लेकिन हमें क्या मिल रहा है 8/13, तो यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा और फाइनल जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ में कहता है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द फंक्शन दिस इज अ पीडीएफ। पी जो है आपको बतानी है जब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ओके, देखिए चलिए ठीक है, पहले इसकी जो है सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा -∞ टू +∞ fx dx। और यहाँ पे जो है जब इसको ब्रेक करेंगे -∞ टू 0, 0 टू 4 और 4 टू प्लस का इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -∞ टू 0 fx dx प्लस 0 टू 4 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 4 टू इन्फिनिटी fx dx। यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ पे भी वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब यही मिलेगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 टू 4 और यहाँ से आपका हो जाएगा c/√x dx इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कीजिए, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, c बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 लिमिट 0 टू 4 इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट 2 1 जा 2 -1 वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2c और यहाँ से 2 - 1 1/2 2c इंटू √x और लिमिट 0 टू 4 इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट 2c और ये 4 का स्क्वायर द रूट आपका हो जाएगा 2 - 0, ये आपका हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 1/4। c की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 स्क्वायर द रूट x।
सी की वैल्यू तो आपको मिल गई, और आपको प्रोबेबिलिटी भी बतानी है जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तब, ठीक है। और जब हम आपको क्या करें, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाली, मतलब 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगी और 3 पे मिलेगी, सॉरी 1 पे तो मिलेगा नहीं, 2 पे और 3 पे जब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ से आपको जो है वैल्यू 1/2 मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको करेंगे और यहाँ से मान लीजिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है ये सी ऑप्शन आपका मैच करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसमें ऑप्शन सी ट्रू था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द वैल्यू ऑफ मोड फॉर द फ्रीक्वेंसी कर्व आपको दे दिया गया है 1/2 sin x। यहाँ पे x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन पाई, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। और आपको पता है कि जो मोड होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट पे वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देती है, और कब देगी, जब x इक्वल्स टू π/2 होगा। क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगी जब x इक्वल्स टू π/2 होगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका 1/2 ये इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। और किस पॉइंट पे देगी, यहाँ पे जब आपका x इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ये आपका डी ऑप्शन मैच करेगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, पीडीएफ आपको दिया गया है, ये है, ठीक है, 1/8 इंटू 3cx, x वेरीज फ्रॉम 0, 1 to 3 फॉर अ रैंडम वेरिएबल x द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस इज। तो यहाँ से जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है ये t है, तो इसकी वैल्यू e की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ tx हो जाती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 to 3 और e की पावर tx, और ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 1/8 3x, दैट मीन्स 3cx। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको जो है आप 3c0 3c1 सम जो है पहले खोल दीजिए, फिर आप जो मिलेगा उसको सम फाइंड आउट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/8 तो बाहर कर लीजिए, और ये आपका हो जाएगा e की पावर x इक्वल्स टू 0, e की पावर 0 इंटू एक्स इंटू 3c0 प्लस e की पावर x, सॉरी x नहीं होगा t होगा, और यहाँ पे भी t है, ओके, पावर t, और ये हो जाएगा 3c1 प्लस e की पावर 2t इंटू 3c2 प्लस e की पावर 3t इंटू 3c3, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है 3c0 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। 3c1 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 - 1 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू भी आपकी 3 हो जाएगी जब आप देखेंगे, और 3c3 की वैल्यू आपको पता ही है 1 हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यदि यहाँ पे हम e की पावर t को देखें, क्या है, यदि यहाँ पे हम इसको देखें कि 1 प्लस e की पावर t प्लस 1 की पावर 3 क्यूब करें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस b, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस 1, तो वैल्यू हो जाएगी e की पावर 3t, e की पावर 3t प्लस 1 प्लस 3e की पावर 2t प्लस 3e की पावर t। क्या देखिए यही मैच हो रहा है, 1 प्लस e की पावर 3t प्लस 3 इंटू ई की पावर t प्लस 3 इंटू ई की पावर 2t। अब यहाँ पे जो है इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1/8 1 प्लस ई की पावर t की पावर 3, और यहाँ पे देखिए पावर 3 किस में है, पावर 3 ऑप्शन ए में है, तो ये आपका मैच करेगा और बाकी सभी ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10th जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 10th में कहता है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 25 फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 4 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे कहता है कि ये जो लिखा गया है ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज फॉल्स होगा, पार्शियली ट्रू होगा, कैन नॉट से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे पहली कंडीशन ये है कि समेशन ओवर एक्स एफ एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए 1। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो हर एक एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी करेस्पॉन्डिंग टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ से जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलनी चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए। यदि दो कंडीशन होगी तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से जो है पहले f1 पे देख लेते हैं कि f ऑफ 1 पे क्या आएगी। मतलब इसका ये है कि यदि हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये कहता है कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपके f1 की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड f5 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से f1 की वैल्यू जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/25 प्लस 2 की वैल्यू 2 to 4/25 प्लस 3 to 5/25 प्लस 4 to 6/25 प्लस 5 to 7/25। ठीक है, 3 4 5 6 7 और डिवाइडेड बाई सब में क्या है 25 है, वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है 5 4 9 1 10 to 12 12 और 7 19 1 20 प्लस 5 25, यस 25/25 वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या है 25/25 वैल्यू 1 मिल रही है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या है इसकी वैल्यू जो है आपको 25/25 वैल्यू 1 मिल रही है और सब जो है नॉन नेगेटिव है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे। ठीक है, यहाँ पे जो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 5 पे ये नॉन नेगेटिव है और इसका सम 1 मिल रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन दिया गया है ये क्या करेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ये ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका ए ट्रू हो जाएगा, बी सी डी आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके।